हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्टार्ट करने वाले हैं और ये हम लोग डायरेक्टली बेर एक्ट से पढ़ने वाले हैं। बेर एक्ट जो ऑफिशियल गजट पर आई हुई है और हम लोग एक एक सेक्शन को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें अगर आप ये मेरे साथ बेर एक्ट को लेकर बैठते हैं तो आपका हर एक सेक्शन प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसका एक्ट नंबर 47 है 2023 का। इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं एंड 170 सेक्शंस हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि अर्लियर जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का हमारे पास था, उसमें 3 पार्ट्स थे, 11 चैप्टर्स थे एंड 167 सेक्शंस थे, बट वो करेंटली चेंज हो चुके हैं। तो आपको ये चीज़ें भी अब याद करनी पड़ेगी कि कितने पार्ट्स हैं, चैप्टर्स और कितने सेक्शंस हैं। एक्ट नंबर हमने देख लिया, ये एक्ट नंबर 47 है। अब एक और इम्पॉर्टेंट डेट हम देखें, 25 दिसंबर 2023। इस दिन हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अडॉप्ट किया गया। दैट मीन्स प्रेसिडेंट की कंसेंट हमें 25 दिसंबर को मिल गई थी। और दूसरा डेट जो हमें याद रखना है वो है 1 जुलाई 2024। इस दिन से हमारा ये एक्ट लागू हो चुका है। अब हमें इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहना है, ठीक है। अब हम अगर इसके प्रियम्बल को देखें, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। पिछले एक्ट में जो एविडेंस एक्ट हमारा 1872 को था, उसमें कंसोलिडेट एंड अमेंड वर्ड यूज किया हुआ था, बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फॉर जनरल रूल एंड प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल वर्ड यूज किया गया है। कंसोलिडेट का मतलब तो होता है कि सारे जो जितने भी एक्ट्स होंगे जो कि एविडेंस से डील करते हैं या एविडेंस की प्रोसीजर्स को बताते हैं, उसे हमने कंसोलिडेट करके इस एक्ट में डाल दिया है। और यहाँ पे हम जनरल रूल्स को भी पढ़ेंगे और उन प्रिंसिपल्स को भी पढ़ेंगे जो फेयर ट्रायल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पार्ट 1 चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी के सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट की बात की गई है। शॉर्ट टाइटल एंड एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। पुराने वाले एक्ट में हमने देखा था एप्लीकेशन वर्ड नहीं था, वहां पे एक्सटेंट वर्ड था। तो हम लोग देखते हैं कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस एक्ट का पूरा नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। 2023 वर्ड भी हमें लिखना जरूरी है। इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब यहाँ एप्लीकेशन हम देख सकते हैं सबसेक्शन 2 से, तो ये कहाँ अप्लाई होगा? सबसे पहले तो ये सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे लागू होगा। इन और बिफोर एनी कोर्ट। एनी कोर्ट का मतलब हो जाएगा कि सिविल कोर्ट या तो क्रिमिनल कोर्ट, किसी भी कोर्ट के किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग पे ये एक्ट अप्लाई होने वाला है, इंक्लूडिंग द कोर्ट मार्शल्स, जिसमें कि कोर्ट मार्शल्स भी इंक्लूड हैं। बट इट विल नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स, बट ये एफिडेविट्स पे नहीं काम करने वाले हैं। रिप्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स पर भी ये लागू नहीं होने वाले हैं। बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं कि जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो बकायदा हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूल्स को फॉलो नहीं करने वाले हैं, उनका नेचुरल एंड जस्टिस का अलग फॉर्मूला चलता है। It shall come into force on such day as the central government may by notification in the official gazette apply. अब come into force on such date, such date का यहाँ पे मतलब है कि 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 को ये लागू किया जा चुका और अब हमारे देश में हर जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही लागू होने वाला है, ना कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सेक्शन 2। सेक्शन 2 हमें डेफिनेशंस की बात करता है। ये सेक्शन 2 में सारे के सारे डेफिनेशंस को एक साथ कंपाइल करके लिख दिया गया है, जिसमें अगर हमें किसी भी वर्ड की कोई भी मीनिंग में कोई कंफ्यूजन है तो हम सेक्शन 2 को रेफर करेंगे, जिसमें 2 के क्लॉज ए में सबसे पहला, ये आप देख सकते हैं 2 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए है। इन दिस अधिनियम अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, जहां पर कोई और बात लिखी गई है उसके अलावा, कोर्ट का हमेशा यह मतलब होगा इट इंक्लूड्स ऑल जजेस। कोर्ट में सारे जजेस आ जाएंगे, मैजिस्ट्रेट्स आ जाएंगे एंड ऑल पर्सन्स, सारे पर्सन भी आ जाएंगे, लेकिन इसमें आर्बिट्रेटर्स नहीं आएंगे। जैसा कि हमने पहले ही कह दिया है कि आर्बिट्रेटर्स पर यह एक्ट लागू नहीं होता है। लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, ये लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस का मतलब है ये पर्सन की बात कर रहा है कि ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स को अगर एक पल के लिए हम साइड कर दें तो दिस कोर्ट इंक्लूड्स ऑल पर्सन लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। नाउ कम्स कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है
कोई भी वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम, यहाँ डिक्लेयर वर्ड लिखा हुआ है, मतलब कि ये डिक्लेयर किया जा चुका है, पहले से इस अधिनियम में बताया जा चुका है कि कौन से फैक्ट्स या कौन से मैटर्स को कंक्लूसिव प्रूफ हम मानेंगे और जिन पे कोई भी अलग तरीके का हम फैक्ट या अलग तरीके का प्रूफ नहीं दे सकते हैं, अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी तरह का एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ डिसप्रूविंग दिस। कंक्लूसिव प्रूफ का क्या मतलब हो गया कि उस फैक्ट को हम कंक्लूड कर चुके हैं कि ये फाइनल है। तो conclusive proof means when one fact is declared by this adhiniyam to be conclusive proof of another. The court shall word का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि ये मैंडेटरी है। On proof of one fact regard the other as proved. एक फैक्ट के प्रूफ पे मान लिया जाएगा कि अदर फैक्ट प्रूव्ड है एंड shall not allow, अलाउ नहीं किया जाएगा। शैल नॉट अलाउ मतलब किसी भी कंडीशन में अलाउ नहीं किया जाएगा एविडेंस टू बी गिवन for the purpose of disproving it. Clause C says about disproved. Disproved का मतलब होता है in relation to a fact means when after considering the matters को हमने consider किया, the court either believes, court को ये लगता है that it does not exist, या वो consider कर रहा है कि उस fact की non existence इतनी probable है कि कोई भी prudent आदमी अगर उस fact के को कंसिडर करते हुए अगर किसी सर्कमस्टांस में वो कोई एक्ट करता है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस सपोजिशन को फाइनल माना जाएगा। Disproved in relation to a fact means when after considering the matters before it, court either believes, कोर्ट या तो ये बिलीव कर रहा है that it does not exist और considers its non existence, उसकी non existence को इतना probable मान लिया गया है कि कोई भी prudent man ought under the circumstances of particular case, किसी particular case में कोई prudent man एक act कर दे रहा है to on the supposition that it does not exist. तो यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं, पहला it does not exist, या तो कोर्ट मान चुका है, बिलीव कर चुका है, बिलीव वर्ड आप देख रहे हैं, बिलीव कर चुका है कि it does not exist या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को बहुत प्रोबेबल मान रहा है। नेक्स्ट कम्स डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, कोई भी मैटर एक्सप्रेस या डिस्क्राइब, उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है या डिस्क्राइब किया जा रहा है, और अदरवाइज रिकॉर्डेड, या तो रिकॉर्ड किया जा रहा है। रिकॉर्डेड का मतलब हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पे, मतलब वो किसी पेपर पे हो सकता है, किसी पत्थर पर हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है, बाय मीन्स ऑफ या तो लेटर्स के द्वारा, फिगर्स के द्वारा या मार्क्स के द्वारा, और एनी अदर मीन्स या किसी अदर तरीके से, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। वन ऑफ दोज मीन्स का मतलब है, मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स का मतलब है या तो हो सकता है कि कुछ शब्द हमने लेटर्स में लिख दिए और कुछ डॉक्यूमेंट के लिए हमने फिगर्स बना दिए या मार्क्स का इस्तेमाल कर लिया। मतलब लेटर्स, फिगर और मार्क्स जरूरी नहीं है कि किसी एक फॉर्म में ही हो सकता है वो लेटर्स एंड फिगर्स का मिक्सचर हो या मार्क्स का। इंटेंडेड टू बी यूज, इंटेंशन की बात यहाँ की हुई है, इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। इंटेंशन यहाँ पे जाहिर किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स भी अब शामिल कर दिए गए हैं। इलस्ट्रेशन, सबसे पहला इलस्ट्रेशन है अ राइटिंग इन डॉक्यूमेंट इज अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, कुछ भी चीज जो हम लिख चुके हैं वो एक डॉक्यूमेंट है। वर्ड्स या तो प्रिंट किया गया हो, लिथोग्राफ किया गया हो या फोटोग्राफ हो, वो सारे भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैप या प्लान एक डॉक्यूमेंट है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट, किसी मेटल प्लेट या स्टोन पर कोई इंस्क्रिप्शन बनाया गया है, वो एक डॉक्यूमेंट है। कैरिकेचर भी एक तरह का डॉक्यूमेंट है। और एक नया इलस्ट्रेशन ऐड किया गया है, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात की जा रही है, या तो वो ईमेल्स पर हो, सर्वर लॉग्स पर हो, डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर्स पर हो, लैपटॉप या स्मार्टफोन हो, मैसेजेस हो, वेबसाइट्स, लोकेशनल एविडेंस एंड वॉइस मेल मैसेजेस स्टोर्ड ऑन अ डिजिटल डिवाइस आर डॉक्यूमेंट्स। जो सारी चीजें स्टोर रहेगी किसी डिजिटल डिवाइस में, दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। एविडेंस मीन्स, अब एविडेंस की डेफिनेशन दे दे, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, 2 1 के ई में एविडेंस है, ई फॉर एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें इसमें आ जाएंगी।
पहले स्टेटमेंट में तो हम लोग ओरल एविडेंस की बात कर रहे हैं। तो ऑल स्टेटमेंट्स, कोई भी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि हमने कहा होगा, बिकॉज यहाँ रिटन शब्द तो दिया हुआ नहीं है। तो ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, या तो वो स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली भी दिया गया हो, विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस in relation to matters of fact under inquiry, and such statement are called oral evidence. ओरल एविडेंस का मतलब हो गया किसी भी तरह का स्टेटमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट भी शामिल है, जिसे कोर्ट परमिशन दे चुका है या रिक्वायर है या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि वो विटनेस द्वारा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जाए इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। और वो स्टेटमेंट जो है वो मैटर ऑफ फैक्ट जो अंडर इंक्वायरी है उससे रिलेटेड होना चाहिए। देन कम्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑल डॉक्यूमेंट्स, हमने ओरल स्टेटमेंट में, ओरल एविडेंस में हमने स्टेटमेंट वर्ड यूज किया और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हमने डॉक्यूमेंट्स वर्ड यूज किया। डॉक्यूमेंट आप याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डी में। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, ऑल द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को तो हम लोग ऐड कर ही रहे हैं। प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए हम उसे कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। याद रखिए, ओरल एविडेंस में हमने क्या किया, स्टेटमेंट दिया। किसने दिया स्टेटमेंट, तो एक विटनेस ने दिया। और कैसा स्टेटमेंट उसने दिया है, तो इन रिलेशन टू द मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी दिया है। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हमने बोला कि एक डॉक्यूमेंट दिया गया है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है फॉर इंस्पेक्शन। ओरल एविडेंस में फॉर इंक्वायरी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में फॉर इंस्पेक्शन। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। नेक्स्ट कम्स फैक्ट। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, फैक्ट में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। मतलब ये सारी चीजें फिजिकल फैक्ट्स हो गई, क्योंकि कोई भी थिंग या स्टेट ऑफ थिंग या रिलेशन ऑफ थिंग्स फॉर्म कर रहा है जो कि केपेबल ऑफ बीइंग है परसीव्ड बाय सेंसेस। सेंसेस का मतलब हो गया जिन चीजों को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे सेंसेस के थ्रू काम करती है। और अगर हम अपने सेंस से कोई भी चीजें परसीव कर पा रहे हैं तो दैट फैक्ट विल बी कॉल्ड एज फिजिकल फैक्ट। नेक्स्ट कम्स एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज अवेयर ऑफ। अगर हम कोई किसी मेंटल कंडीशन से हम अवेयर हैं या कॉन्शियस हैं तो दैट विल ऑल्सो कम अंडर द फैक्ट, एंड दिस विल बी नोन एज द मेंटल फैक्ट और दी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। तो फैक्ट्स हमें पता चल गया दो तरह के फैक्ट हैं, एक फिजिकल फैक्ट्स है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। फिजिकल फैक्ट्स आर दोज फैक्ट्स जिन्हें हम अपने सेंसेस से पहचान में आ रहे हैं, और मेंटल फैक्ट्स वो फैक्ट्स हैं या साइकोलॉजिकल फैक्ट्स वो फैक्ट हैं जिन्हें हम अपने कॉन्शियसनेस से परसीव कर सकते हैं। अब इसके इलस्ट्रेशंस देख सकते हैं फैक्ट्स के। that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact। अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स अरेंज हैं किसी सर्टन ऑर्डर में या किसी सर्टन प्लेसेस पे रखे हुए हैं, वो सारी चीजें फैक्ट हो गई, क्योंकि हम वो डायरेक्टली देख सकते हैं, हम परसीव कर सकते हैं अपने सेंसेस से। दैट अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग, हर्ड और सॉ, हमने या तो सुना या तो हमने देखा, तो दैट इज अ फैक्ट, क्योंकि वो हमारे एफ के 1 में चला जा रहा है। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग capable of being perceived by senses। Then comes a person said certain words is a fact। If I have said something, then some other person might have heard that, and I have said that, so my senses are working on that, so that is also a fact। Then comes a person holds a certain opinion। यहाँ पे एक person certain opinion form कर रहा है किसी particular person या particular चीज से related, has a certain intention, acts in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at the specified time conscious of a particular sensation is a fact। इलस्ट्रेशन 4 में कह दिया गया कि कोई भी सर्टन ओपिनियन फॉर्म हो रहा है या इंटेंशन फॉर्म हो रहा है या किसी पर्टिकुलर सेंस में हम किसी चीज का यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे कॉन्शियस में यूज हो रहा है, पर्टिकुलर सेंसेशन की तरह यूज हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन है फैक्ट इन इशू की। हमने फैक्ट पढ़ा, अब
कौन से फैक्ट इश्यूज कहलाते हैं? इसका मतलब होता है एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ, या तो वो खुद से या फिर इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, या तो कोई फैक्ट खुद से या इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स उसकी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर या एक्सटेंट पर किस या और उसकी राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी पर या तो हम कोई असर्शन डाल रहे हैं या तो हम उसे डिनाई कर रहे हैं किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में, तो वो फैक्ट इन इश्यू हो जाता है। फैक्ट इन इश्यू का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी मैटर विच हैज बीन डिस्प्यूटेड और विच इज इन डिस्प्यूट, तो कोई भी मैटर जो डिस्प्यूटेड रहेगा भाई, तो उसकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस या उसके नेचर या एक्सटेंट पर हम लोग शक करेंगे, या शक नहीं, फॉर एग्जैक्ट अगर मैं किसी चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ या असर्ट कर रही हूँ तो अदर पार्टी उस चीज को डिनाई कर देगी। अगर मैं कह रही हूँ कि हाँ मेरा राइट है फ्रॉम मुंबई टू जयपुर जाने का, अदर पर्सन कह रहा है नहीं दिस इज नॉट योर राइट, ही इज डिनाइंग माई राइट, तो एक तरह से ये मेरी राइट को वो डिनाई कर रहा है, मैं असर्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे फैक्ट इन इशू बन गया। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके पहले एक और चीज आप देख लीजिए कि ये जो असर्शन या डिनायल जो हो रहा है, मतलब जो डिस्प्यूटेड मैटर है, वो किसी सूट का भी हो सकता है, प्रोसीडिंग का भी हो सकता है। मतलब जो फैक्ट इन इशू है वो सिविल केसेस में भी एग्जिस्ट करते हैं और प्रोसीडिंग का मतलब हो गया क्रिमिनल केसेस में भी एग्जिस्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन, then ever under the provisions of law for the time being enforced relating to civil procedure, any court records in an issue of fact, the fact to be asserted or denied in answer to such issue is a fact in issue। यहाँ पे सीधी सी बात ये कह दी गई है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जहाँ पे इशू ऑफ फैक्ट बनते हैं, इशू ऑफ फैक्ट पे हमने अगर कोई असर्शन या कोई डिनायल दिया है उनके आंसर्स में, तो उन आंसर्स को हम लोग फैक्ट इन इशू मान लेंगे। इशू ऑफ फैक्ट क्या होता है? जिस जगह पे जहाँ सिविल प्रोसीजर चल रही होती है उन केसेस में कुछ फैक्ट्स बने रहते हैं, वो कुछ फैक्ट इशू में रहते हैं, तो एक पार्टी उसे असर्ट कर रही होती है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं कह रही हूँ कि मैंने पेमेंट कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गई थी तो फाइनल पेमेंट बचा हुआ था, सिर्फ पेमेंट मैंने कर दिया, और आप उस चीज को डिनाई कर रहे हैं, तो ये हमारा इशू ऑफ फैक्ट बन गया। और तो इशू ऑफ फैक्ट पे अगर हम कोई असर्शन या डिनायल देते हैं इन आंसर टू दैट, मैं असर्ट कर रही हूँ दैट आई हैव पेड यू द मनी एंड यू आर डिनाइंग दैट सेम थिंग, तो वो हमारा फैक्ट इन इशू बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतनी सी बात कहता है। अब हम इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं फैक्ट इन इशू के। A is accused of the murder of B. At his trial, the following facts may be in issue. अब A यहाँ पे accused है B के मर्डर करने का, और अपनी ट्रायल में फॉलोइंग फैक्ट्स इशू में आ सकते हैं। सबसे पहला इशू ये बन सकता है that A caused B's death. सेकेंड, दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ। पहला तो इशू ये रहेगा कि क्या ए ने बी की डेथ कारित की है, ये एक इशू हो गया। सेकेंड इशू वुड बी कि क्या ए की इंटेंशन थी बी की डेथ करने की। थर्ड इशू कैन बी दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सर्टन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। हो सकता है कि बी ने ए को ग्रेव एंड सर्टन प्रोवोकेशन दिया हो जिस वजह से ए ने बी की डेथ कर दी, तो ये भी एक फैक्ट इन इशू हो गया। हमें आगे चल के ये प्रूव करना पड़ेगा कि वेदर बी हैज एक्चुअली गिवन ग्रेव एंड सर्टन प्रोवोकेशन टू ए और नॉट। Fourth issue is that A at the time of doing act which caused B's death was by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing its nature. A has committed B's murder. It may be possible that A was insane at that time, or A was in some delusion that he thought that B is coming to kill him and he committed that crime. He killed that person, B. So maybe this could be the reason that unsoundness of mind or because of incapable of knowing the nature of the act, A has committed this act. So these are the issues. So all these will be fact in issue because one person will deny this fact and the other person will assert this. Next comes may presume. May presume means whenever it is provided by this अधिनियम, जहां पर भी इस अधिनियम में ये बात लिखी हुई है that a court may presume a fact, कि कोर्ट किसी फैक्ट को प्रेज्यूम करेगा, इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, या तो उस फैक्ट को हम प्रूव्ड मान लेंगे। कब तक प्रूव्ड मान लेंगे? अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, जब तक कि उसे
डिसप्रूव ना किया गया हो तब तक हम उससे प्रूव मानेंगे। या तो ये भी कर सकती है कि कोर्ट कह सकती है मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, कि आप प्रूफ लेकर आइए कोर्ट में। तो मे प्रेज्यूम का मतलब हो गया कि कोर्ट मान सकती है किसी फैक्ट को कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रही है या ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दो रीजंस हो सकते हैं, मतलब दो ऐसी चीजें हो सकती है जिसमें आप इस चीज को डिनाई करवा सकती हैं कोर्ट के थ्रू, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, जब तक कि वो बात डिसप्रूव नहीं हो जाती या फिर उसके लिए प्रूफ लाने को कोर्ट में ना कह दिया जाए। नेक्स्ट कम्स नॉट प्रूव्ड। अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड। किसी फैक्ट को हम नॉट प्रूव्ड तब तक मानेंगे जब तक कि वो ना तो प्रूफ किया गया हो ना तो डिसप्रूव किया गया हो। नॉट प्रूव्ड का मतलब है कि कोई बात ऐसी साबित ही नहीं अभी तक हुई है, तो ना हम उसे प्रूव्ड मानेंगे ना हम उसे डिसप्रूव्ड मानेंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट कम प्रूव्ड। प्रूव्ड मीन्स अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट, कुछ मैटर्स को कंसिडर किया कोर्ट ने, उसके बाद कोर्ट को ये बिलीव होता है कि इट एग्जिस्ट और कंसिडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, या तो उसकी एग्जिस्टेंस को इतनी प्रोबेबल मान रही है कि कोई भी प्रूडेंट मैन उस पर एक्ट कर सकता है अंडर द सर्कमस्टांस ऑफ अ पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट। जिस तरह से हमने नॉट प्रूव्ड पढ़ा था, नॉट प्रूव्ड में हमने क्या पढ़ा था, उसमें कोर्ट बिलीव कर रहा था कि दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, और प्रूव्ड में कोर्ट ये बिलीव कर रहा है कि इट एग्जिस्ट या कंसिडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल। हम नॉट प्रूव्ड में ये मान रहे थे कि उसकी एग्जिस्टेंस सो इम्प्रोबेबल है, यहाँ पे सो प्रोबेबल है क्योंकि यहाँ प्रूव्ड की बात हो रही है, और कोई भी प्रूडेंट मैन एक्ट कर दे रहा है अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट। नेक्स्ट कम्स रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब होता है किसी भी फैक्ट को हम रेलेवेंट तब मानेंगे, वन फैक्ट को दूसरे फैक्ट के साथ रेलेवेंट तब मानेंगे व्हेन इट इज कनेक्टेड विद ये याद रखिएगा, व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अदर इन अदर in any of the ways referred to in the provision of this अधिनियम relating to the relevancy of fact। रेलेवेंट का मतलब होता है कोई भी फैक्ट को रेलेवेंट दूसरे फैक्ट के रेलेवेंसी में हम तब मानेंगे जब वो इस तरह से कनेक्टेड है किसी अदर फैक्ट के कि अगर इस अधिनियम के अदर प्रोविजंस में हम जाएं, मतलब रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट वाले चैप्टर में जाएं और वो वहां पे रेलेवेंट हो रहा हो, तो उस फैक्ट को हम रेलेवेंट मान लेंगे। रेलेवेंट का मतलब होता है सुसंगत। शैल प्रेज्यूम का मतलब होता है whenever it is directed by this अधिनियम, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टेड वर्ड देख सकते हैं शैल प्रेज्यूम में। whenever it is directed that मतलब यहाँ पे डायरेक्शन दिया जा रहा है by this अधिनियम that the court shall presume, इसमें भी कोर्ट shall presume कर रहा है। हमने कंक्लूसिव प्रूफ में देखा था शैल प्रेज्यूम का वर्ड दिया हुआ था, बट वहां पे डायरेक्टेड वर्ड नहीं था, कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर रही थी, इस अधिनियम में डायरेक्शन नहीं दिया जा रहा था बल्कि वो डिक्लेयर किया जा चुका था। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टेड वर्ड देखते हैं by this अधिनियम that court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until this it is disproved। जब तक उसे डिस्प्रूव ना किया जाए तब तक हम उसे प्रूव्ड मान रहे हैं। इसमें एक नया सब सेक्शन जोड़ा गया है डेफिनेशन क्लॉज में, दैट इज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जहां पर भी हमें कंफ्यूजन होगी या कोई भी ऐसा वर्ड जो यहाँ डिफाइन नहीं किया हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और हमें उसकी डेफिनेशन चाहिए, तो हम या तो आईटी एक्ट 2000 में जाएंगे या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जाएंगे या तो हम भारतीय न्याय संहिता में जाएंगे, और वहां पे जो भी उस शब्द की मीनिंग दी हुई है उस मीनिंग के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। थैंक यू। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सेक्शन 1 कर लिया है, सेक्शन 2 कर लिया है, दैट मीन्स हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका। we will accordingly be moving forward with the other sections. Stay tuned. Thank you.